मेरे पति रोज रात को मेरे सोने के बाद अपनी सास के कमरे में क्यों जाते थे। जब मैं उनसे पूछती तो वह बहाना बनाकर टाल देते थे। एक दिन मैंने कुछ ना पूछा और पति के पीछे पीछे जाने लगी। फिर जो मेरे सामने आया उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरा पति सास के कमरे में जाकर उनके साथ। दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी माँ दूसरे के घरों में काम करके मुझे बहुत मुश्किल से पालती थी, क्योंकि मेरे पिता हम माँ-बेटी को छोड़कर चले गए थे। क्योंकि मेरे पिता को दूसरी औरत पसंद आ गई थी, बस इसलिए हम दोनों को छोड़कर चले गए। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी बदल कर रख दी। मैंने सोचने लगी कि आखिर यह सब हम दोनों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, जैसे ये जिंदगी किसी सजा से कम नहीं है। फिर एक दिन अचानक से वक्त ने पलटा खाया, जो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे आज भी वह दिन याद है जब चाचा और चाची ने मुझे और मेरी माँ को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था। मेरी माँ रोती हुई चाचा और चाची के पैर के नीचे गिरकर मिन्नतें करने लगी, लेकिन फिर भी उन लोगों को जरा सा भी दया नहीं आया। तो मैं फौरन ही चाचा के पास गई। चाचा से कहने लगी, चाचा प्लीज हमें घर से ना निकालिए। हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे, हमारा आप दोनों के अलावा कोई नहीं है। लेकिन चाचा तो मुंह फेर कर कमरे में चले गए और चाची ने हमें घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। हम माँ बेटी बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठे रहे, लेकिन एक बार भी उन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ मुझे गोद में उठाकर वहां से जाने लगी। शुक्र है भगवान का, एक औरत ने हम माँ बेटी पर दया खाकर अपने घर पर रख लिया। हमें रहने के लिए अपने घर में इजाज़त दे दिया। आखिर उस औरत के साथ हमारा रिश्ता ही क्या था, जो हमें अपने घर में रहने के लिए इजाज़त दिया। अपने तो लात मारकर हमें घर से बाहर निकाल दिया। खैर, भगवान का शुक्र है जो हमें रहने के लिए छत मिल गई थी। कुछ दिन के बाद पास के स्कूल में ही मैं पढ़ने जाने लगी। मुझे तो आज भी याद है, जब मैं पढ़ने जाती तो मेरे पास ना कोई किताब होती ना कोई पेन, क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे जो मुझे सारा सामान दिला सके। शुक्र है आंटी का, जो मुझे और मेरी माँ दोनों को रहने के लिए छत दी और साथ में ही अपनी बेटी के कुछ सामान देकर मुझे स्कूल भी भेज दिया करती थी। उनकी किताब होती थी, उनके पेन होते थे, उन्हीं के बैग होते थे, जो मुझे देखकर कहती कि बेटा तुम इसी से अपनी पढ़ाई पूरी करो। और आंटी की बेटी मुझसे एक क्लास आगे थी और घर में भी मैं आंटी की बेटी के कपड़े पहन लिया करती थी। उसके बावजूद भी उनकी बेटी मेरी दोस्त नहीं बन रही थी, क्योंकि वह तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती थी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन फ़र्क तो यह था कि हम अलग-अलग स्कूल जाते थे। कभी भी एक साथ घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम एक साथ स्कूल पहुँचे, कभी मैं पहले घर से निकल जाती, तो कभी वह पहले घर से निकल जाती। लेकिन आज तक हम दोनों साथ में स्कूल कभी नहीं गए थे। बस उसकी माँ ने उसे मना किया था कि वह कभी मेरे साथ न रहे, क्योंकि मेरी माँ दूसरे के घरों में नौकरानी का काम कर रही थी। आखिर एक औरत कर भी क्या सकती है, लेकिन ये जो बड़े लोग होते हैं, छोटे लोगों को अपने पाँव की जूती समझते हैं। ऐसे ही हम माँ बेटी का हाल था। फिलहाल इस बात का अंदाज़ा मुझसे ज़्यादा और किसको हो सकता था। वह तो मेरी माँ की हिम्मत थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे पाल रही थी और पढ़ा भी रही थी। ऐसे ही हमें काफ़ी साल गुजर गए थे। मैं तकरीबन 12 साल की हो गई थी। आंटी ने मेरी माँ से साफ-साफ कह दिया कि अपना इंतज़ाम कहीं और कर लें। हम अब तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकते। अब हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। यह बात माँ के दिल पर लगी थी, मगर वह कुछ कह नहीं सकती थी। एक दिन मेरी माँ रूम लेने के लिए चली गई। मकान मालकिन से बात की तो उन्होंने हमें एक छोटा-सा कमरा दे दिया। कमरा 3 से 4 था, लेकिन हमें उसमें से एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया। मकान मालकिन का चौकीदार और नौकर अपनी-अपनी फैमिली के साथ रहते थे। हमारे रूम उन्हीं के कमरे के बगल में बना हुआ था, लेकिन हम दोनों माँ-बेटी के लिए इतना भी बहुत था कि हमें रहने के लिए बहुत अच्छा ठिकाना मिल गया था। जब हम मकान मालिक के क्वार्टर में शिफ्ट हुए थे, उस वक्त मेरी उम्र 13 साल की हो चुकी थी, लेकिन आज तक मेरी माँ ने मेरा एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया था। जब भी मैं उनसे कोई बात पूछती, तो मेरी माँ टाल देती थी, लेकिन आज मुझे अपने पास बैठाकर एक-एक बात का सवाल का जवाब दिया। मुझे आज पता चला कि जिस दिन हम लोग अपने घर से बेदखल हुए थे, उसके पीछे का क्या राज था। और जैसे ही माँ वह राज मुझे बताईं, यह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मेरी माँ गांव की रहने वाली एक भोली भाली औरत थी। मेरी माँ की शादी पिताजी से एक दूर के रिश्तेदार ने करवाई थी। उन्होंने ही मेरी माँ की शादी के लिए दूर के रिश्तेदार ने कहा था। मेरा दादा दादी को मेरी माँ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। उन्हें तो अपने बेटे के लिए ऐसी ही पत्नी चाहिए थी जो अच्छी बहू भी बने और घर भी संभाले और देखने में भी खूबसूरत भी लगे। यह सब सोचते हुए मेरी माँ की शादी पिताजी से हो गई, जो मेरे दादा दादी ने करवाई थी। लेकिन मेरे पिता तो बहुत ही बुरे किस्म के आदमी थे। उनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जिस बात को वो कह देते थे उसे बगैर पूरा किए शांति से बैठते नहीं थे। अगर कोई बीच में कुछ कह दे तो गुस्सा सर पे उठा लेते थे। इसलिए मेरे दादा और दादी सोच रहे थे कि मेरे बेटे की शादी एक ऐसी औरत से हो जाए जो गांव की सीधी सादी रहे, जो मेरे बेटे को कभी छोड़ कर ना जाए। मेरी माँ तो बहुत कोशिश की कि अपने पति को छोड़कर कहीं ना जाए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मेरे दादा और दादी का देहांत हो गया, उसके बाद से मेरे पिता मेरे माँ के काबू में नहीं रहे। जिस घर में मेरे पिता मेरी माँ रहती थी, वहीं पर मेरे चाचा चाची भी रहते थे। मेरे चाचा का शादी भी जब मेरे पिता की शादी हुई थी, उसी समय भी मेरे चाचा की शादी हो गई थी। चाची तो बहुत तेज दिमाग की थी। जब तक घर में सास ससुर जिंदा थे, तब तक तो मेरी चाची की एक भी नहीं चलती थी। लेकिन जैसे ही उनका देहांत हुआ, उसके बाद से मेरी चाची और चाचा का रवैया बिल्कुल बदल गया था, क्योंकि उनको बखूबी पता था कि मेरे पिता मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए मेरी चाची ने मेरी माँ से सारे घर का नौकरानी जैसा काम करवाती रही, और जो मन में आए मेरी माँ को दो चार बात भी सुना दिया करती थी। मेरी माँ तो बेचारी भोली भाली सीधी सादी औरत थी। वह तो ना कभी अपने मायके में कुछ कहा उसने, और ना ही कभी अपने पति से, क्योंकि मेरी माँ को पता था अपने पति से कुछ भी कहती तो कहने का कोई फायदा नहीं था। बस वजह यही थी कि मेरी माँ चुपचाप घर के सारे काम कर दिया करती थी और घर के सारे लोग की हुक्म भी मान लिया करती थी। जब मेरी माँ पिता की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन मेरी माँ के एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, और मेरी चाची दिन ब दिन ताना देती रहती थी, क्योंकि मेरी चाची के 4 साल के अंदर में ही 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी चाची के 2 बेटे थे और मेरे पिताजी को बेटे बहुत पसंद थे, और मेरे पिताजी यही चाहते थे कि उनके भी बेटे ही पैदा हो, ना कि बेटी। और जब मेरी माँ पिता की शादी को 4 साल पूरे होने वाले थे, तो चाची ने मेरे पिताजी के कान भरने शुरू कर दिए कि तुम दूसरी शादी कर लो। पिताजी तो यह बात सुनते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई, जैसे वह इंतजार कर रहे थे कि कोई उनसे कह दे कि तुम दूसरी शादी कर लो। पिताजी ने भी मेरी माँ को उल्टी सीधी बात सुनाना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि मेरी माँ शकल सूरत में किसी से कम थी। अगर कोई मेरी माँ को देख ले तो तारीफ करना शुरू कर देता था। लेकिन मेरे पिताजी को हमेशा मेरी माँ में कमियां ही नजर आती थीं। वह तो कभी भी 2 पल की प्यार भरी बातें भी नहीं किया करते थे। अगले ही पल जब मेरे पिता ने किया, उसे सोचकर तो मेरी रूह कांप गई। आखिर मेरे पिता यह कैसे कर सकते थे। जब मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, तो मेरे माँ के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। और उस औरत ने पता नहीं मेरे पिता के ऊपर क्या जादू किया था, जो मेरे पिता को उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। और जब माँ ने पूछा तो पिताजी ने कह दिया कि तुम जब मुझे औलाद नहीं दे सकती तो मैं दूसरी शादी तो करूंगा ही। लेकिन मेरी माँ पिताजी के पैरों में गिरकर कहने लगी कि प्लीज मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार मत करो। मैं दूसरी औरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप दूसरी शादी मत करो। कुछ दिन बीते तो मेरी माँ चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई, तो मेरी चाची ने उन्हें अस्पताल लेकर गई, और जैसे ही रिपोर्ट आई तो पता चला कि मेरी माँ उम्मीद से है। 4 साल बाद मेरी माँ को खुशखबरी मिली थी कि शायद अब मेरे पिता दूसरी शादी ना करें, क्योंकि बच्चों की ममता माँ पिता पर बस जाती है। मोह माया अपने बच्चों में आ ही जाता है। लेकिन क्या पिताजी को पता चलेगा तो वह मुझे अपना लेंगे? क्या वह दूसरी शादी नहीं करेंगे? जब पिताजी के कान में बात पड़ी तो वह बिल्कुल से खामोश हो गए। मेरी माँ ने पिताजी से कहा कि अब तो आप बाप बनने वाले हैं, अब आप दूसरी शादी ना करें। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना, मुझे बेटा ही चाहिए। अगर बेटा नहीं हुआ तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी माँ भगवान से उम्मीद लगाती रही मुझे बेटा ही पैदा हो। जब वक्त आया तो मेरी माँ मायूस होकर रह गई। माँ ने एक लड़की को जन्म दिया, जो कि
मैं थी। पिता को तो बेटी चाहिए ही नहीं थी, जो आज तक उन्होंने मेरा मुंह तक नहीं देखा। जिस दिन मैं पैदा हुई थी, उसी दिन पिताजी घर छोड़कर चले गए। उस दिन पता चला कि पिताजी ने दूसरी शादी पहले ही कर रखी थी, और इस बात की खबर मेरे चाचा और चाची को भी थी। अब तो बस उन्हें बेटी पैदा होने का बहाना मिल गया था। पिताजी को थोड़े दिन के बाद पता चला कि जो मकान के पैसे थे, चाचा ने मेरे पिताजी को दे दिए थे। बस इसी तरीके से अब यह घर मेरे पिता से पैसे लेकर चाचा चाची को दे दिया गया था। अब तो यह घर मेरे चाचा चाची का हो चुका था। अब मेरे पिता दूसरे शहर में घर लेकर अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहने के लिए चले गए थे, और मेरी माँ अपनी बेटी को लेकर दर दर के ठोकरें खाती रहती। बस रिश्तेदारों की शर्मिंदगी की वजह से चाचा ने हम माँ बेटी को अपने घर पर रखा था, क्योंकि अगर उस वक्त मेरी माँ और मुझे घर से निकाल देते तो सब लोग मेरे चाचा चाची को बुरा भला कहने लगते कि छोटी सी बच्ची के साथ उसकी माँ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, इसकी चाची ने घर से निकाल दिया। बस इसी वजह से वह लोग मुझे और मेरी माँ को अपने घर में बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन मेरी चाची ने मेरी माँ को अपने घर की नौकरानी बनाकर रख लिया। वह तो एक जगह से हिलती भी नहीं थी। कोई भी चीज़ होती तो हुक्म के साथ मेरी माँ को कह देती थी। मेरी माँ ही सुबह से लेकर रात तक घर के सारे काम करती थी। यहाँ तक कि चाची के बच्चे को भी मेरी माँ ही संभाला करती थी। घर के कामकाज की वजह से मेरी माँ को मेरे लिए वक्त ही नहीं मिलता था। बस जब मैं रोती तब माँ मुझे उठाती थी और दूध पिला के दोबारा से कामों में लग जाती। मेरे नाना नानी का देहांत हो चुका था। मेरे मामा और मामी रहते थे। किसी ने सच ही कहा है, जब बेटी के माँ बाप ना रहें तो उसका मेकअप भी खत्म हो जाता है। मेरे मामा को मेरे जन्म की खबर मिल गई थी, और माँ की बर्बादी की भी, और कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए चुपचाप देवर देवरानी के घर में नौकरों की तरह काम करके वहां पर रहने के लिए मजबूर थी। मगर मेरी चाची के लिए यह बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिरकार जब एक साल मुश्किल से गुजरा तो चाची ने बिना वजह से ही निकाल दिया। माँ रोती धोती गली में बैठी रही और फिर उठकर चल पड़ी। अपनी गली से बाहर निकलकर माँ रोड पर आ गई थी कि आंटी ने देख लिया, और उनकी दोस्त मेरी दादी के साथ बहुत अच्छी ज़्यादा उनकी दोस्ती थी। इसी वजह से वह मेरी माँ को अच्छी तरह जानती थी। मेरी माँ को रोता हुआ देखकर मेरी आंटी पूछने लगी तो मेरी माँ ने उन्हें सब कुछ बता दिया। दरवाज़ा बजाया तो चाची दरवाजे पर आ गई। आंटी ने चाची से कहा, कुछ तो भगवान से डरो, 1 साल की बच्ची है और तुमने उसे घर से निकाल दिया। तो चाची ने आंटी से खूब बदतमीजी से बात की और कहा कि हमारे घर के मामले में किसी को भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही माँ का बैग आंटी के हाथ में थमा दिया, जिसमें मेरे और माँ के कुछ कपड़े रखे हुए थे। आंटी मुझे और मेरी माँ को लेकर अपने घर चली गई। फिलहाल उनके घर भी उनके बेटे और बहू साथ में रहते थे। उन्हीं के घर में एक छोटा सा कमरा था। आंटी ने वहीं पर एक कमरा मेरी माँ को दे दिया। इसी तरीके से मेरी माँ वहाँ पर रहने लगी। लेकिन मेरी माँ को वहाँ पर रहना आंटी की बहू को भी बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मेरी माँ जवान और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और दूसरी वजह यह भी थी कि कौन किसी को बेवजह अपने घर में रखता है। फिर मेरी आंटी से कहकर अपने लिए कुछ काम करने के लिए कहा तो आंटी ने उन्हें 2-3 घरों में काम करने के लिए बंदोबस्त करवा दिया। इस बात पर आंटी की बहू ने बहुत ज़्यादा मुंह बना लिया। यहाँ तक कि वह अपनी बेटी और बेटे को मेरे साथ खेलने भी नहीं दिया करती थी। जहाँ मेरी माँ काम करती थी वहीं से कुछ खाने पीने के लिए सामान लेकर आती थी, और वही हम दोनों माँ बेटी खा लिया करते थे। जब मेरी माँ को पैसे मिलते थे तो आंटी की बहू को पैसे दे दिया करती थी। लेकिन फिर भी वह मोहल्ले में कहती फिरती थी कि उन दोनों माँ बेटी को हमने अपने घर में मुफ्त में रखा हुआ है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आंटी भी अपनी बहू के सामने कुछ ना कह पाती थी। धीरे धीरे मैं 12 से 13 साल की हो चुकी थी। लेकिन जब से मैंने होश संभाला था तब से आंटी की बहू बर्दाश्त के बाहर थी। लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत करके हम उन आंटी को बर्दाश्त करते रहते थे। और जब आंटी का देहांत हो गया तो मेरी माँ मजबूरन मुझे लेकर उस मकान मालकिन के घर चली गई। वहाँ तो कम से कम हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं था, कोई ताने देने वाला नहीं था। ऐसा सोचकर मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुश थी। मेरी एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया गया था। इस तरह मेरी पढ़ाई जारी रही। मेरी माँ वहीं पर काम करती रही और मैं पढ़ती रही। मेरी माँ कभी भी मुझे अपने साथ घर के कामों में नहीं लगाया था, क्योंकि वह चाहती थी कि मैं
पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाऊं कि किसी के टुकड़ों पर ना पलना पड़े और मुझे माँ की तरह दूसरों के घरों में काम ना करना पड़े। मैंने भी माँ के इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत किया और फिर जब मैं इंटर पास कर ली तो आसपास के अच्छे स्कूलों में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। मेरे इंग्लिश और मैथ्स बहुत अच्छे था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि मुझे नौकरी भी जल्दी मिल जाएगी और ऐसा ही हुआ। मुझे एक अच्छे स्कूल में इंग्लिश की टीचर की हैसियत से जॉब मिल गई। हालांकि मेरे अंदर काबिलियत इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जितना बड़ा और अच्छा वह स्कूल था, मगर इंग्लिश अच्छी होने की वजह से मैं वहाँ पर टीचर बनकर लग गई थी। साथ साथ मैं प्राइवेट पढ़ाई जारी करके रखी थी। उस स्कूल में मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने एक दूसरे इलाके में घर लेकर माँ के साथ वहाँ रहना शुरू कर दिया। माँ तो इस बात के लिए मानती ही नहीं थी, लेकिन मेरी जिद की वजह से हम लोग किराए के घर में रहने लगे। साथ में घर में रहते हुए शाम के वक्त बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। इस तरह से गुजारा कुछ बेहतर तरीके से होने लगा। मैं जिस स्कूल में जॉब करती थी वहीं पर एक मेल टीचर थे। उनका नाम था श्याम। वह मुझ में उम्र में बड़े थे, लेकिन बहुत सुलझे और अच्छे इंसान लगते थे। दूसरों की मदद करने को तैयार रहते थे और उनका रवैया भी बहुत अच्छा था। वह स्कूल की टीचर थे, इसी वजह से मुझे उनके पास जाना पड़ता था। मेरी उनसे बातचीत बढ़ गई थी। मैंने महसूस किया कि वह भी मुझ में कुछ दिलचस्पी लेते थे। अक्सर मेरे बारे में पूछते रहते और अगर कभी किसी वजह से मैं स्कूल की छुट्टी कर लेती तो दूसरे दिन वह मेरी हाल चाल पूछने मेरे घर पर आ जाया करते थे। हमें साथ में काम करते हुए तकरीबन 1 साल हो चुका था। इसी वजह से मेरी और उनके साथ अच्छी जान पहचान हो गई थी। मैं तो समझती थी कि वह शादीशुदा होंगे, मगर उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उनके ऊपर भी अपनी फैमिली की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां थीं जिनकी वजह से वह अभी तक शादी नहीं कर सके थे। उनकी भी 3 बहनें थीं और बड़े होने की वजह से पहले उन्होंने अपने 3 बहनों को पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी भी की और अब अपनी माँ के साथ अकेले ही अपने घर में रहते थे। उनकी माँ फालिस की मरीज थी, जिन्हें संभालने के लिए एक नर्स 24 घंटे उनके घर में रहा करती थी। श्याम स्कूल के बाद स्कूल के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे, इस वजह से काफ़ी रात को अपने घर जाते थे। उन्होंने मुझे मेरे बारे में पूछा और बात की। वह मेरे पिता के बारे में पूछ रहे थे और मेरे बारे में भी मुझसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्यों मेरे बारे में इतना कुछ जानना चाह रहे थे। मैंने उनसे पूछा तो वह कहने लगे कि वह मुझे पसंद करने लगे हैं और इसीलिए मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं ताकि मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांग सके। मैं तो खामोश हो गई। मैं उन्हें क्या बताती। हाँ, यह सच था कि मेरे दिल में उनके लिए कुछ ऐसे ही जज्बात थे और आज उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में यह डर भी था कि मैं किस घर से ताल्लुक़ रखती हूँ और जब उन्हें पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं किस तरह के हालात में ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन जिस तरह मुझसे बात कर रहे थे मुझे तो बहुत डर लग रहा था। फिलहाल मैं सब कुछ अपनी माँ और पिता के बारे में उनसे सब कुछ बता दिया। यही बताया कि माँ कई साल तक दूसरों के घरों में काम करती थी और पिताजी से हमें अलग हुए सिर्फ़ 1 ही साल हुआ था। यह सब बताने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैंने अपना सब कुछ बता दिया है, कुछ भी छुपाया नहीं है। अब जो भी आपका फैसला हो, मुझे मंजूर होगा। श्याम मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, मुझे अभी तुमसे वही कहना है जो मैंने तुमसे पहले कहा था। माँ से मिलने मेरे घर भी आए थे। माँ भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। मेरी माँ ने कह दिया कि मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर आपके परिवार वालों को कोई ऐतराज़ ना हो, तो अपने परिवार को मेरे घर ले आइएगा। उसके बाद हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाएँगे या फिर आप लोग जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अगले ही दिन श्याम ने मेरे घर रिश्ता भेज दिया और हम दोनों का रिश्ता भी तय हो गया। कुछ दिन बाद शादी की तारीख भी निकाल दी गई, लेकिन श्याम की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो शादी जल्द से जल्द करनी पड़ी। थोड़े दिन के बाद मेरा और श्याम की शादी हो गई और मैं दुल्हन बनकर उनके घर चली गई। श्याम का घर न ज़्यादा बड़ा था न ज़्यादा छोटा, बल्कि मुझे तो बहुत पसंद आया था और अच्छा भी लगा था। मेरी सास काफ़ी बीमार थी और साथ में ही तीनों बहनें भी काफ़ी अच्छी थीं। कुछ दिन मेरे साथ रहे, उसके बाद वह लोग अपने-अपने घर के लिए चली गईं। मेरी सास को देखने के लिए एक नर्स मेरे घर पर ही रहती थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी सास की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी थी। फिलहाल मैं शादी के बाद भी अपनी नौकरी करना चाहती थी, ताकि मेरी माँ का भी अच्छे से गुज़ारा हो पाए, लेकिन सास की बीमारी की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। श्याम मेरी माँ को कुछ दिन के बाद कुछ पैसे वगैरह देकर आते थे, जिससे मेरी माँ का गुज़र-बसर हो जाता था।
शादी के 2 महीने के बाद मेरी सास का भी देहांत हो गया, लेकिन श्याम इतने अच्छे इंसान थे कि कुछ दिन के बाद मेरी माँ को भी अपने घर पर लेकर आ गए। अब मेरी माँ मेरे साथ रहने लगी थी। अब मैं भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी कि मेरी माँ अकेली और बेसहारा नहीं है। अब मेरी माँ मेरे साथ रहती है। धीरे धीरे श्याम को मैं भी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव हो रहा गया था। ऐसा लगता था वह दोनों माँ बेटे हैं। मेरी माँ उनकी पसंद का खाना बना देती थी और मेरे पति को भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे पति को उनकी माँ उन्हें वापस मिल गई हो। अभी तक किसी को भी रवैया से मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि उन्हें मेरी माँ के यहाँ रहने पर किसी किस्म का कोई ऐतराज है। जिंदगी बड़ी सुकून से गुजर रही थी। ऐसा लगने लगा था कि जैसे जो वक्त हमने गुजारा था, ना तो हमें खाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था और ना ही किसी की बातें सुननी पड़ती थी, बल्कि मैं और मेरी माँ बड़ी इज्जत के साथ घर की चार दीवारी में रह रहे थे। फिर मैं पति से इजाज़त लेकर दोबारा से अपनी जॉब शुरू कर दी। मेरे पति को मेरी जॉब करने से कोई एतराज़ नहीं था। अपने घर में कुछ काम शाम को निपटा लेती थी और दिन के वक्त माँ का खाना वगैरह बना लिया करती थी। इसी वजह से मुझे भी कोई मसला पेश नहीं आया। एक दिन मैं और मेरे पति स्कूल में थे कि अचानक से मेरे पति के सर में दर्द हुआ और दर्द बढ़ता जा रहा था, तो वह काम से छुट्टी लेकर घर चले गए। मुझे उनकी फिक्र हो रही थी, लेकिन यह भी तसल्ली थी कि माँ घर में मौजूद हैं। और फिर जब मैं छुट्टी के बाद घर पहुंची तो मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मेरे पति कमरे में सुकून से सो रहे थे। माँ ने बताया कि मैं श्याम के सर में तेल लगाकर मालिश कर दी थी और फिर वह दवा खाकर सो गए हैं। मेरे जाने के काफ़ी देर बाद मेरे पति जगे थे और अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही थी। उसके बाद कभी कभी मेरे पति माँ से बालों में तेल लगवा लिया करते थे। कुछ दिन बाद जब मैं स्कूल से वापस आई तो हमें कुछ परेशानी सी लग रही थी। मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें खाना खाने के बाद आराम करने को कहा। लेकिन जब वे शाम को अपने कमरे से बाहर निकले तो उनकी परेशानी में कोई कमी नहीं थी। पूछने पर उन्होंने मुस्कुरा के वही जवाब दिया कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उस दिन मैंने अपने पति को कोई काम भी नहीं करने दिया और दूसरे दिन छुट्टी लेकर उनका ख्याल भी रखा और हमने उन्हें डॉक्टर के पास जाने को भी कहा, मगर माँ ने कह दिया कि खुद ठीक हो जाएंगी उनकी तबीयत। लेकिन उस दिन के बाद माँ को मैं बहुत परेशान देख रही थी। वह अक्सर सोच में डूबी रहती, मेरे बुलाने पर एकदम से चौंक जाती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ऐसे क्यों हो गई है। इससे पहले तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मेरे पति ने भी माँ से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ का एक ही जवाब होता था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जब भी उन्हें डॉक्टर के पास चलने को कहती तो वह बहाने बना देती थी। माँ को मैं जब भी इस तरह से परेशान देखती तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी। मैंने पति से कहा कि वह माँ से बात करने की कोशिश करे, तो उन्होंने भी मुझे वही जवाब दिया कि मैंने कई बार माँ से पूछा है, मगर वह अपनी तबीयत बताकर मुझे भी खामोश कर देती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो माँ मुझसे छुपा रही थी। कुछ तो है, वरना इतना परेशान तो मैंने माँ को कभी नहीं देखा था। मैंने सोचा कि मैं हर हाल में माँ की परेशानी की वजह जानकर रहूंगी। मैं कुछ दिन के लिए स्कूल से छुट्टी ले ली ताकि सारा वक्त माँ के साथ गुजार सकूं। अब मैं पूरा पूरा दिन घर में रहती थी और माँ के आसपास ही थी। खुद को अकेला ना महसूस करें, मैं 10 दिन के लिए छुट्टी ले ली थी। इस दौरान कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई जो माँ को परेशान कर रही थी। ना तो वह कहीं जाती आती थी और ना किसी से फ़ोन पर बातें करती थी। घर में लैंडलाइन के अलावा माँ के पास कोई भी फ़ोन नहीं था। कॉल मिलाना भी उनको आता नहीं था और माँ की तबीयत भी ठीक लग रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था। उसके बाद मैं उनका ब्लड प्रेशर रेगुलर घर में चेक करना शुरू कर दी थी, जो कि अब ठीक रहता था। हालांकि वह दवाइयाँ भी खाती थी। अब मुझे यकीन हो गया था कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो माँ मुझसे छुपा रही थी। एक रात जब मैं सो रही थी तो अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे पति नहीं थे। फिर सोचा जाकर देखती हूँ मेरे पति कहाँ पर हैं, क्योंकि जब मैं लेटी थी तब वह मेरे बराबर बगल में सोए हुए थे। जब मैं कमरे से बाहर आई तो माँ के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। मैंने जाकर खोला तो माँ भी अपने बिस्तर पर नहीं थी। बाहर जब नज़र पड़ी तो रखी कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे थे और मुझे देखते ही खामोश हो गए। लेकिन मैंने पता नहीं चलने दिया। फिर उनके पास गई तो पति ने कहा कि मैं पानी पीने के लिए बाहर निकला था तो माँ को यहाँ पर बैठे हुए देखा तो यहाँ पर आ गया। मैंने माँ की तबीयत पूछी तो कहने लगी सब ठीक है और फिर उनको उनके कमरे तक छोड़ दिया।
उसके बाद मैं और मेरे पति भी कमरे में आकर सो गए। उसके बाद 2 से 3 दिन ऐसा ही होता रहा। मेरे पति और माँ को एक दूसरे के साथ कई बार मैंने देखा। जब भी मेरी आंख खुलती तो मेरे पति बेड पर नहीं होते थे, बाहर कुर्सियों में बैठे बात कर रहे होते थे और मुझे देखते ही चुप हो जाया करते। अब मेरे दिल में कुछ अजीब से ख्याल आ रहे थे। आखिर ऐसी भी क्या बात है, या फिर ये दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? आखिर बात क्या है? उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा था जो सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन मेरी माँ तो जैसे दामाद से चिपक कर रहती थी। मैं अब धीरे धीरे माँ और पति पर नज़र रखना शुरू कर दिया। मेरी मौजूदगी में तो मुझे कुछ ऐसा वैसा महसूस नहीं हुआ, मगर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह दोनों मुझसे छुपकर बातें करते हैं। यही सब मेरे दिमाग में हर वक्त चलने लगा था। एक दिन जब मैं और मेरे पति स्कूल में थे तो मैं किसी काम से पति के पास गई तो पता चला कि वह हाफ डे लेकर स्कूल से चले गए थे। मेरे पति माँ के पास घर गए हुए थे। मैंने भी किसी न किसी तरह बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी ले ली और फौरन घर पहुंच गई। मेरे पास भी घर की चाबी थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा नहीं बजाया और कमरे में चली गई। घर में कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ और मेरे पति घर पर हैं ही नहीं। मैंने सोचा अपने कमरे में होगी। मैंने अपना पर्स वहीं लॉन्च में रख दिया और माँ के कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक मेरे कान में एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी मर्द की थी जो माँ के कमरे से आ रही थी। एकदम मेरा सांस सीने में अटक गया। मुझे लगा कहीं मेरे पति तो माँ के कमरे में नहीं हैं, मगर थोड़ी तवज्जो देने के बाद मुझे पता चला कि वह आवाज़ मेरे पति की नहीं पर किसी और की थी और फिर माँ के रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ने किसको अपने कमरे में बुला कर रखा है। जब मैंने माँ का दरवाज़ा खोला तो मैं हैरत में पड़ गई। माँ के कमरे में एक औरत और एक आदमी मौजूद थे। वह आदमी ज़मीन पर माँ के कदमों में हाथ जोड़ बैठा था, जबकि औरत माँ के साथ वाले सोफे पर बैठी थी। और मेरी माँ भी। उन तीनों ने मुझे देखा तो अपनी अपनी जगह से फौरन उठकर खड़े हो गए। मेरा समझना तकरीबन नामुमकिन था। फटाफट माँ के पास गई और उनसे रोने की वजह पूछी। तो इससे पहले माँ कुछ कहती, उस आदमी ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा कि यही मेरी बेटी है। तब मुझे पता चला कि यह मेरा बाप था जो पैदा होते ही मुझे घर में अकेला छोड़कर चला गया था। औरत कौन थी? वह दोनों मेरे घर में क्या करने के लिए आए थे? पता नहीं कितने सवाल मेरे दिल और दिमाग में चल रहे थे। जब मुझे पता चला कि जो मेरे घर इंसान आया है वह मेरा असली बाप है, मुझे यह बात जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। और जब मुझे पता चला कि वह दूसरी पत्नी के साथ मेरी माँ से माफ़ी मांगने के लिए आया, तब मुझे यह बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन दोनों के भी कोई औलाद पैदा नहीं हुई। उन्हें लगता था कि जो उन्होंने किया है उसी की सज़ा उन दोनों को मिली है। उन लोगों ने सोचा कि अगर हम माफ़ी मांग लेंगे तो हमारे आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। इसी वजह से हम माँ बेटी से माफ़ी मांगने के लिए चले आए थे। तभी मुझे पता चला कि काफ़ी दिन से मेरे पिता और सौतेली माँ का चक्कर मेरी माँ से हो चुका था। इसी वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि अब मुझे किसी भी बात का पता चले और मैं अपनी हँसती खेली ज़िंदगी में परेशान हो जाऊँ। इसलिए यह सब कुछ मुझसे छुपाती रही। यह सब बात मेरे पति को बता चुकी थी, इसलिए मेरे पति भी बहुत काफ़ी दिनों से परेशान रह रहे थे। मैंने गुस्से से अपने पिता को कहा कि आप दोनों यहाँ से चले जाइए और कभी दोबारा मेरी माँ और मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। वह दोनों खामोशी के साथ मायूस होकर चले गए। मेरी माँ भी मेरे गले लगकर रोने लग गई। मैंने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए गले से लगा लिया। थोड़ी देर के बाद मेरे पति भी घर पर आ गए। वह भी मेरी माँ को समझाने लगे और मैं सोचने लगी कि खामोखा मैं अपनी माँ और पति पर शक करने लगी थी, बल्कि मेरे पति तो अपनी माँ के जैसे ही मेरी माँ को मानते थे। अब हम 3 लोग अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी जीवन बिताने लगे थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपके दाहिनी तरफ एक बेल आइकन है, उसको दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको मेरी सारी स्टोरी सबसे पहले मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।